याद करें, कल हमने डिस्कस किया था, अगर कुछ लोगों की फलाह बहबूद का काम करना चाहते हैं और साथ अपनी लायबिलिटी भी लिमिटेड करना चाहते हैं तो इनको मशवरा तो क्या करेंगे? ये एक तो कंपनी बनवा लें और उसके बाद एक लाइसेंस भी ले लें। यही मशवरा था इनको कि फलाह बहबूद का काम करना चाहते हो ना, और साथ अपनी लायबिलिटी भी लिमिटेड करना चाहते हो। दोनों चीजें हैं। ये तो खाली लफ्ज हो कि लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड करना चाहते हैं, फिर तो हम खाली मशवरा देंगे कि आप क्या कर लो, कंपनी बना लो। लेकिन अगर पूरी बात अगर हम करें तो लायबिलिटी भी लिमिट करना चाहते हैं और साथ फलाह बहबूद का काम भी करना चाहते हैं, तो फिर इनको क्या कहेंगे? सर, आप लायबिलिटी लिमिट करने के लिए उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर करें और फलाह बहबूद का साथ काम करना चाह रहे हो तो मशवरा ये है, क्योंकि आपने डोनेशन इकट्ठी करनी होगी तो साथ नाम का वर्ड लिमिटेड आएगा, उसको रिमूव करने के लिए आप क्या कर लो, एक लाइसेंस भी ले लो। अब फिर हमने डिस्कस किया था ये जो लाइसेंस है, अगर रजिस्ट्रेशन तो आज अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ये जो लाइसेंस है ये कहां से मिलेगा? इसको एससीसीपी से। और एससीसीपी से जब ये लाइसेंस मिलेगा कितनी कंडीशन पूरी करके मिलेगा? 4। सबसे पहले मकसद वो जो इन्होंने बता रखा है, उसके बाद जो कमाए दोबारा ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए, तीसरे नंबर पे मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करना, चौथे नंबर पे गैर कानूनी काम नहीं करना। और फिर हमने डिस्कस किया था कि ये जो आपने जिन 4 कंडीशन की बेस पे आपको लाइसेंस मिला है, इन कंडीशंस को किसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाना, मेमोरेंडम या आर्टिकल्स, दोनों या इनमें से कोई एक। अगर आप नहीं बनाते, हम समझेंगे आज के बाद कि ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का हिस्सा ही। और अगर आपने इनकी खिलाफ वर्जी की, एक्चुअली आपने किसकी खिलाफ वर्जी की? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की, और आप उसके मुताबिक आपको सजा मिलेगी। ले बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था एससीसीबी ने जो लाइसेंस दिया है, क्या वो लाइसेंस से रिवोक हो सकता है? बिल्कुल सर, रिवोक भी हो सकता है, और उसके लिए कुछ कंडीशन थी, अगर आपको याद हो। कुछ तो मोटी मोटी कंडीशन थी कि मेंबर्स की तादाद कभी 3 से कम हुई, 1 साल तक इन्होंने अपने ऑपरेशंस को बंद रखा, और उसके बाद एक और भी था ना, अगर 2 कंसेक्टिव ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिटर्न बना के जमा ना करवाया तो 3। तो ये मोटी मोटी बात है। बाकी उसने कहा रखा था वही चौथी कंडीशन और बाकी मामला है कि अगर वो उन्होंने पाकिस्तान के अवाम या उसकी सॉवरेंटी या लोगों की इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया, या कंपनी मैनेज की जा रही हो, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही हो जो अनलॉफुल हो, या जो कंपनी की मैनेजमेंट हो वो कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रही हो, मिसफिसेंस कर रही हो, कोई माल प्रैक्टिसेस कर रही हो, इस तरह की। फिर हमने डिस्कस किया था, इस तरह की कुछ चीजें थी। मेरा ख्याल है कि अब आपने याद कर लिए होंगे, और खुदा के लिए ये पॉइंट आपने याद करने हैं। उसको मेरा ख्याल है कि कल के टेस्ट में भी आपसे लिखवाया गया, ऐसे ही ना? कल टेस्ट हुआ था ना? आज, ओ सॉरी, आज के टेस्ट में भी लिखवाया जाए। आज भरपूर लिखवाना है भैया आपसे, सच्ची बात है, यही है। भरपूर लिखना है आपने, 1 घंटे तकरीबन आपने लिखते रहना है और ईमानदारी से लिखते रहना है। देखो अभी असाइनमेंट आपको कल, जब आपकी पिछली असाइनमेंट वापस होगी तो कल इंशाल्लाह हम आपको जब आप घर वापस पहुंचेंगे, क्योंकि दोबारा हमारी जो क्लासेस शुरू होंगी वो वेडनेसडे से शुरू होंगी। अब मंडे को रिजल्ट है, तो मंडे ट्यूसडे आपकी छुट्टी होगी, तो वेडनेसडे से इंशाल्लाह जब क्लासें रिज्यूम होंगी तो वो आप असाइनमेंट सॉल्व करके लेकर आएंगे। तो इसलिए असाइनमेंट आपको तब मिला करेगी जब पिछली असाइनमेंट आपकी चेक होकर वापस मिले। कर रहा हूँ मैं, माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ, लेकिन कल इंशाल्लाह हर सूरत वापस कर दूंगा, क्योंकि वही बात, पिछली असाइनमेंट मिलेगी तो अगली मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब मैंने अगली असाइनमेंट देनी है आपको कल, तो इसलिए कल हर सूरत वापस हो जाएगी। तो बेटा, लाइसेंस रिवोक हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था लाइसेंस रिवोक होने के बाद कुछ एक्टिविटीज थी जो उस कॉन्सिक्वेंसेस थे कुछ, बिल्कुल। क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे मेरे बच्चे, क्या इफेक्ट होना था? सबसे पहले एक्टिविटी स्टॉप कर दी। हाँ, कोई एक्टिविटी की जा सकती थी, कौन सी बोला? पैसे रिकवर। उसके बाद सॉलिसिट नहीं करना और ना ही किसी से रिसीव करना आपने डोनेशन। तीसरे नंबर पे एसेट ट्रांसफर करने हैं, लाइबिलिटीज और डेट्स वगैरह पे करने के बाद, उनको सेटल करने के बाद जो बचे एसेट वो किसको करेंगे? किसी और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, पहले नंबर पे। और कोशिश करनी है कि ऐसी को करो जिसका ऑब्जेक्टिव आपसे सिमिलर या आइडेंटिकल हो। और जब आप ट्रांसफर करोगे सारा कुछ ही ट्रांसफर कर दोगे या कुछ बचाओगे भी? कुछ बचा के भी रखेंगे, और वो जो बचा के रखेंगे किस मकसद के लिए? वाइंडिंग अप या स्ट्राइक ऑफ, नाम स्ट्राइक ऑफ करवाने के लिए। और जब आपने मान लो ये काम कितने दिनों में करना सारा? 90 डेज के अंदर। और ये 90 डेज कहां से शुरू होंगे? जिस दिन लाइसेंस रिवोक हुआ हो। अच्छा, 90 डेज जब पूरे हो जाएंगे उसके फिर कितने दिनों में आपने कोई रिपोर्ट बनानी है? अच्छा, अगर ये काम उससे पहले हो जाए, कंप्लायंस पहले कर दो 90 डेज से, क्या फिर रिपोर्ट जाहिर बात है क्या उससे पहले भी बना के जमा करवा सकते हो? बिल्कुल। अगर 90 डेज तो हद है, अगर उससे पहले कर लोगे काम सारा कंप्लीट जो 90 डेज में करना है, तो फिर आप जब कंप्लीट कर लोगे सारा तो उसके 15 दिन के अंदर क्या कर दो, रिपोर्ट बना के रजिस्ट्रार को जमा करवा दो। जब रजिस्ट्रार को रिपोर्ट बनाई तो कितने दिनों में एक्सेप्ट करेगा वो? नहीं, वो तो कहीं लिखा ही नहीं। वो जब भी एक्सेप्ट करेगा, जब एक्सेप्ट कर ली उसने, तो फिर
उसके 30 दिन के अंदर आगे फिर हमारे पास वो टिक टिक शुरू हो जाएगी 30 डेज की, भाई आज एक्सेप्ट होगी, आगे वो शुरू हो गया आपका टाइम, भाई अब 30 डेज है आपके पास। अब आपने क्या करना पड़ा, या तो नाम स्ट्राइक ऑफ करवाओगे, ये अगर कुछ बच गया हुआ, कुछ एसेट्स रहते हुए, तो फिर क्या करोगे, फिर वाइंडिंग अप करो। ऐसे था मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चे जब ये सारा काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कुछ मेंबर्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस। मेंबर्स के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उस कंपनी के मेंबर्स और ऑफिसर, अब चले इधर थोड़ा सा मैं आपके सामने एक सिनेरियो बनाता हूं। मान लो कि इस सीएफई का लाइसेंस रिवोक हुआ और हमारे यहाँ पे कैशियर है, हमारे जो एसेट सारे हमने ट्रांसफर किए सामने क्या था वो शेख जायद हॉस्पिटल, हमने सारे एसेट उसको ट्रांसफर किए, और हमारे यहाँ पे कैशियर है, वो भी उस बंदे ने जाके वहां पे नौकरी शुरू कर दी मेरे बच्चे, उन्होंने उसको इस किसी पोजीशन पे अपॉइंट कर लिया। आप बताओ इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या ये वाकई इसकी अपॉइंटमेंट सही है, क्या वो कर सकते थे? नहीं, मना ही नहीं किया। जो मना किया 2 लोगों को किया है, उसमें ऑफिसर हैं और मेंबर्स हैं, उसके अलावा तो किसी को मना नहीं किया। और जो कैशियर ऑफिसर थोड़ी होता है मेरे बच्चे, है तो इसका मतलब अगर इन लोगों को अपॉइंट कर लिया, इन पे कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ऑफिसर, मेंबर्स और उनके आगे फैमिली मेंबर्स, मेंबर्स, ऑफिसर्स और इन लोगों के आगे फैमिली मेंबर्स, इनको अगले 5 साल तक मना कर दिया उस एसोसिएशन में जिसमें ऐसे ट्रांसफर हुए किसी भी तरह की कोई पोजीशन एक्सेप्ट करने। हाँ, 5 साल के बाद अगर वो कर लें तो इट्स ओके, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बता देगा फलानी एसोसिएशन का लाइसेंस रिवोक हुआ था 2020 के अंदर, अभी हम बात कर रहे हैं 2026 की, उसमें वहां पे वो डायरेक्टर था एक, उसको हम डायरेक्टर बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, क्या बन सकता है वो? कोई दिक्कत नहीं, 5 साल गुजर चुके हैं। याद रखोगे इस बात को। बेटा कल उसके बाद अगर आपको याद हो, कल हमने कंपनी के रजिस्ट्रेशन के मामला डिस्कस करने शुरू किए थे, लेकिन उससे पहले अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिस्कस करते, उसने कहा कि एक और बात सुनो भैया, वो कौन से इदारे हैं जिनको लाजमी तौर पे कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड होना पड़ता है? हमने कहा कि हर वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई एंटिटी हो, कोई पार्टनरशिप हो या कुछ भी, जहां पे 20 से ज्यादा लोग, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, तभी वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज वो इलीगल एसोसिएशन कहलाएंगे। लेकिन साथ ही इसकी एक्सेप्शन आ गई थी, अगर आपको याद हो, 4 तरह की एक्सेप्शन थे। हमने कहा कि अगर तो कोई कोई एसोसिएशन, कोई एंटिटी है, वो पाकिस्तान में किसी खास कानून में रजिस्टर्ड होगी हो अदर देन कंपनी, देखो यहाँ पे जो हम जो उनको रजिस्टर्ड होने की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड। हमने कहा कि अगर कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी किसी और कानून में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उनको फिर बाद में मजीद कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो रजिस्टर्ड है किसी इदारे में पाकिस्तान में किसी कानून के तहत, इट्स ओके, वो सही है, उनको मजीद कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि अगर कोई जॉइंट फैमिली बिजनेस है, तो जॉइंट फैमिली बिजनेस को कहीं पे रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। फिर हमने कहा कि अगर जॉइंट फैमिलीज बिजनेसेस या जॉइंट फैमिलीज की आपस में पार्टनरशिप हो, यानी कि 2 जॉइंट फैमिली बिजनेस या 2 जॉइंट फैमिलीज आपस में क्या कर लें, कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर लें, तो वहां पे बच्चों को निकाल के अगर बड़ों की तादाद 20 से ज्यादा ना हो, तो उनको भी कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। और तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे हमने डिस्कस किया था, जो प्रोफेशनल्स की फॉर्म होती है, उनको भी कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं होती, चाहे जितने मर्जी मेंबर हो। ये एक्सेप्शन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट थे मेरे बच्चों। आज यहां से डिस्कस करना शुरू करना मोड ऑफ फार्मिंग की कंपनी, कि कंपनी कैसे कैसे बनाई जा सकती है। वो कहता है मान लो कि चले यहां से शुरू करते हैं। कहता है कि सर अगर 3 बंदे हैं, 3 बंदे अगर कोई कंपनी बनाना चाहें, क्या ये सिंगल मेंबर कंपनी बना सकते हैं? क्या ये प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं? प्राइवेट तो बना सकते हैं। उसमें कम से कम कितने मेंबर चाहिए? 2। ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 50। और ये कितने लोग हैं? 3। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी ही बनानी हो शुरू के अंदर, तो वहां पे कानून ने कह दिया कि कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 3। 2 लोगों के साथ पब्लिक कंपनी नहीं बनेगी। तो कहता है अगर तो 3 लोग हों, अगर वो चाहें तो कौन सी कंपनी बना सकते हैं? पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। और जाहिर बात है, उनको जब वो कंपनी बनाएंगे तो मेरे बच्चे आगे अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में जाके, उनको कोई डॉक्यूमेंट्स भी बनाने पड़ने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कहना क्या चाह रहा है? कहता है अगर 3 लोग हों, आर मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पज, ये ना हो कि चर्च का कारोबार करना हो और आप चाहते हो आपकी लायबिलिटी भी लिमिटेड हो, कमाल नहीं हो जाएगा? तो उसके लिए उसने क्या बोल रखा है? कहता है लॉफुल पर्पज हो तो 3 या 3 से ज्यादा लोग हों, आपस में मिलकर कोई काम कर रहे हो, मे बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंप्लाई। देखो वो क्या कहना क्या चाह रहा है, वो एक मेमोरेंडम बनाए, उस मेमोरेंडम के अंदर अपने बानी लोगों के नाम पे, बानी मेंबर्स के तौर पे अपना नाम सब्सक्राइब करें, नाम लिखें, वो देखेंगे ये कैसे। और ये जब ये अपना मेमोरेंडम बनाएंगे, ये 3 लोग मिलकर कंपनी बना रहे हो, कम से कम 3 लोग, और ये मेमोरेंडम बनाएंगे, मेमोरेंडम के अंदर याद है बचपन में हमने डिस्कस करके तो थोड़ा सा, कि जो शुरू में बनाने वाले लोग हैं, जब वो बनाते मेमोरेंडम बनाने की बारी आएगी, उसमें फिर उन्होंने क्या करने होते हैं, कुछ शेयर लेने का वादा करना होता है।
और जब ये क्या करेंगे, वो शेयर लेने का वादा कर लेंगे, एक्चुअली ये क्या कर लेंगे, मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर देंगे, यानी कि सब्सक्राइबर के तौर पे मेमोरेंडम में अपना नाम लिख देंगे कि कल अगर ये कंपनी बन जाती है, इसमें मैं कोई 1000 लूंगा शेयर, कोई बोलेगा मैं लाख लूंगा, जो भी इस तरह के इरादे लिखवा देंगे। जब पढ़ेंगे ना मेमोरेंडम, उस वक्त सही से समझ आ जाएगी, बस अभी गुजारा कर लीजिएगा इस बात को। एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ए पब्लिक कंपनी, यानी कि मेमोरेंडम बनाए और कंपनी एक्ट की बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, जो भी हम देखेंगे कौन सी रिक्वायरमेंट्स हम पूरी करके कंपनी बना सकते हैं। तो 3 लोग मिलकर कौन सी कंपनी बना सकते हैं, पब्लिक। और अगर 2 लोग कंपनी बनाना चाहें, पब्लिक बना सकते हैं? नहीं। सिंगल मेंबर बना सकते हैं? नहीं। 2 ही बंदे हैं, ना पब्लिक बना सकते हैं ना ही सिंगल मेंबर कंपनी, क्योंकि सिंगल के लिए 1 बंदा होता है और पब्लिक के लिए कम से कम 3 लोग। ये चाहे तो कौन सी कंपनी बना सकते हैं, ये प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। तो कम से कम कहते हैं एनी 2 और मोर पर्सन सो एसोसिएटेड मे इन द लाइक मैनर फॉर्म ए प्राइवेट। लाइक मैनर का मतलब क्या है, ये भी अपना मेमोरेंडम बनाएंगे और मेमोरेंडम में अपने नाम सब्सक्राइब करेंगे और बाकी जो कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करेंगे और क्या बना लेंगे, एक कंपनी बना लेंगे। लाइक मैनर का मतलब क्या है, ये ऊपर की बात, याद रखोगे इस बात को, करेंगे। और तीसरे नंबर पे आ गई ये काम की चीज, अभी टेस्ट नहीं हुई, और जो चीज अभी तक टेस्ट ना हुई हो वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मेरे बच्चे इस पॉइंट को, ये जो सिंगल मेंबर वाले मामलात हैं, इनको आपने याद रखना पक्का करके। अब मेरे बच्चे वो है क्या, जरा चीजें देखिएगा। कहते कोई मिस्टर ए है, ये सोच रहा मैं कंपनी बनाऊं। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये मिस्टर ए अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी बना सकता है? अकेला है, ये कंपनी बनाना चाह रहा है, क्या अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी बना सकता है? मतलब प्राइवेट कंपनी जो सिंगल मेंबर ना हो, क्या वो बना सकता है? नहीं, क्योंकि उसके लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, उसके लिए 2। ये पब्लिक बना सकता है? नहीं, उसके लिए 3 चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक ही बंदा कंपनी बनाना चाहता हो, कानून ने उसको इजाजत दे रखी है भैया बना सकते हो आप कंपनी, लेकिन ये जो कंपनी बनाएगा वो कौन सी होगी, वो सिंगल मेंबर कंपनी होगी, एसएमसी होगी, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। डेफिनेटली ये क्योंकि होती ही हमेशा प्राइवेट है, तो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाएगा। अब मेरे बच्चे जब ये कंपनी बना रहा होगा, इस कंपनी का अकेला मालिक मिस्टर ए है। अब कानून कहता है कल तो मर भी तो सकता है, ये कहोगे नहीं नहीं अल्लाह माफ करे, कैसी बददुआएं दे रहे हो, क्यों मरूं, ऐसा थोड़ी है, ये तो पक्की बात है। तो ये क्या, इसको कानून ने फिर एक बात क्या रखी है, जब आप ये कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनाते वक्त आपने क्या करना है, अपनी जगह पे किसी बंदे का नाम हमें देना है कि कल अगर आप ना रहें तो फिर इस कंपनी के मामला कौन संभालेगा, उसको हम बोलते हैं नॉमिनी। ये क्या करेगा, किसी बंदे नॉमिनी का नाम देगा, ये कंपनी बनाते वक्त ही दे रहे हैं। जब ये कंपनी बना रहा होगा, उसकी जहां पे बाकी रिक्वायरमेंट्स होंगी कंपनी बनाने की, वहीं पे एक रिक्वायरमेंट ये भी होगी कि कल अगर आप ना रहें तो आप अपनी जगह पे आपके मामला को कौन संभालेगा, किसी नॉमिनी का नाम बता दो। जैसे होता है ना, अल्लाह माफ करे, जब हम बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे होते हैं, मेरा ख्याल है आप सब लोगों ने बैंक अकाउंट ओपन करवा रखे होंगे, नहीं अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि उम्मीद ही नहीं कुछ आने जाने की, लेकिन फिर भी जो बना रहे होते हैं मेरे बच्चे, उन वहां पे एक नॉमिनी का नाम देना हो, तो वो भी यही होता बंदा कि खुदा ना खासा कल कोई इशू हो तो वो नॉमिनी फिर उस अकाउंट के मामला को फिर वो देखेगा। ले बेटा, ये सिंगल मेंबर बंदा जब ये कंपनी बना रहा होगा तो इसने क्या करना है, इसने कंपनी बनाते वक्त जहां पे बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, वहां वहां पे ही एक नॉमिनी का नाम भी दे रहा है। अब यहां तक की बात तो सिंपल थी, नॉमिनी। अब अगली बात है कि इस नॉमिनी की जिम्मेदारियां क्या है, जो पेपर में पूछेगा वो ये पूछेगा, इस नॉमिनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ। वो कहेगा कल जब ये मिस्टर ए नहीं रहे, फौरन से उस कंपनी के जो मामलात होंगे, एक तो मेरे बच्चे कंपनी के मामलात को अपने कब्जे में लेगा, मतलब संभालेगा, और दूसरे नंबर पे जो भी कानून होगा, जो भी कानून होगा, उस कानून के मुताबिक, अगर तो वो मुसलमान है तो शरीयत के लिहाज से, अगर वो मुसलमान नहीं है, उनके अपने जो मामलात हैं, जो उनका कानून है, उसके मुताबिक इस ये जो कंपनी है, इसके जो एसेट्स हैं, वो उस मरने वाले बंदे के जो वरसा हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन लोगों को ट्रांसफर करेगा। 2 जिम्मेदारियां नॉमिनी की। जब वो बंदा नहीं रहेगा, उसके बाद एक तो कंपनी के मामलात को, जो भी है उसके जो अफेयर्स हैं वो मैनेज करने हैं, और दूसरे नंबर पे जो उस कंपनी की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आप किनको ट्रांसफर करनी है इस नॉमिनी ने, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। देखो ये अक्सर जो लोग होते हैं ना, ये किसी वकील का या कोई इस तरह के किसी सियाने बंदे को कोई बंदा अपॉइंट करके जाता है नॉमिनी, और उसको जाहिर बात है कि उस पर भरोसा भी होता है सारे मामला कि ये क्या करेगा ईमानदारी के साथ, मेरे सारे वैसे भी लीगली है, और जो भी फिर हक तो उसके ऊपर उसके लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हीं का, जो उसकी प्रॉपर्टी है। बस ये बंदा क्या करता है, उसको ये ना हो कि वो बंदा ना रहे, फौरन से कंपनी के मामला बंद हो जाए, और वो जाहिर बात है वैसे ही बंद हो जाए, बेचारी कंपनी खत्म हो जाए। तो वो कहता है कि एक तो कंपनी के इंतजाम को, जो मैनेजिंग अफेयर्स हैं, उनको संभालेगा, और दूसरा क्या करेगा, अगर तो मरने वाला मुसलमान था तो शरीयत के लिहाज से, अगर वो मुसलमान नहीं था, जो भी उनके रेलिवेंट लॉज होंगे, उनके मुताबिक ये सारी प्रॉपर्टी उनके वरसा को ट्रांसफर करेगा। ये 2 जिम्मेदारियां किसकी बना, नॉमिनी की। नॉमिनी कहां पे पॉइंट किया जाता है, किसी सिंगल मेंबर कंपनी में, जहां पे किसी कंपनी का एक ही बंदा मेंबर हो,
तो वहां पे कौन अपॉइंट किया जा रहा होगा उसकी तरफ से? नॉमिनी। और नॉमिनी की जिम्मेदारी कब राइज होती है? जब वो ना रहे। जब वो बंदा नहीं रहा तो इसकी जिम्मेदारी राइज होगी। जब इसकी जिम्मेदारी राइज होगी, उसकी जिंदगी में नहीं, उसकी जिंदगी के बाद जब इसकी जिम्मेदारी राइज होगी, तो जिम्मेदारियां कितनी हैं? दो तरह की। एक तो मामला संभालने हैं, और दूसरा उस वो जो एसेट्स हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसफर होगी। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, ये बंदा मिस्टर ए इसके 100% शेयर का मालिक है, ऐसे ही ना? 100% शेयर किसके किसके पास है? मिस्टर ए के पास। शेयर तो होंगे ना, लेकिन उस शेयर का मालिक कौन था? एक ही बंदा। तो सिंगल मेंबर कंपनी थी। शेयर तो हो सकता है उसने बना के रखे। ये नहीं होता कि, ये ना सोचिएगा सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही शेयर होता है। नहीं नहीं, शेयर हिस्से होते हैं, लेकिन उन सारे हिस्सों का मालिक कौन होता है? एक ही बंदा। अब मेरे बच्चे, ये जो शेयर्स हैं, जब इसके वुरसा में तकसीम होंगे, अगर तो एक ही वुरसा में तकसीम हुए हैं, एक ही वुरसा के पास चले गए, एक ही वारिस के पास, फिर तो मेरे बच्चे वो सिंगल मेंबर ही रहे। लेकिन अगर उसके शेयर्स, मान लो कि उसके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों में डिवाइड कर दिए गए, और तीनों बच्चे मेंबर बन जाएंगे, अब ये मजीद सिंगल मेंबर नहीं रहेगी। फिर इसको क्या करना पड़ेगा? अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसको प्रोसेस को भी फॉलो करना। मुश्किल बातें होगी ना थोड़ी सी। ले बेटा देखिएगा, कहता है कि एनी वन पर्सन मे फॉर्म ए सिंगल मेंबर कंपनी, क्योंकि दूसरी तो बना नहीं सकता है, ये बनाना चाहे तो कंपनी कौन सी बना सकता है? सिंगल मेंबर। बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द registration of a private company and such other requirement as may be specified. The subscriber to the memorandum, यहाँ पे सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, जस्ट सब्सक्राइबर होगा। ये ना हो कि जब आप पेपर में लिख रहे हो और यहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइबर्स का वर्ड लिख दिया, तो पेपर चेक करने वाला थोड़ा सा परेशान होगा। वो कहेगा बच्चा तो बस लिखे जा रहा है, सोच तो रहा ही नहीं कुछ भी। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? सब्सक्राइबर। अब मैंने कुछ जब बच्चों का पेपर पढ़ रहा था, जैसे बेटियों ने तो कमाल कर दिया ना लिखने वाला। आरजू बेटा कौन है? आप? मेरे बच्चे, क्या कमाल का लिखा आपने भी, बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा लिखा, लेकिन उसमें मुझे एक सवाल नहीं मिला, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व ही नहीं किया आपने। क्या उसका कोई अलग पेज था? लेवल नहीं हो गया वैसे? ये है, ये तो मैंने अभी सोचा है और अभी सुना है कि उसका आंसर ही सेम था। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा आप सब लोगों ने लिखा। लेकिन बहरहाल उसको वापस इंशाल्लाह कल वापस कर देंगे। तो एक एक लफ्ज में बात देख रहा था ना, कहीं पे इस तरह की गलती तो नहीं हुई। तो इस तरह के बच्चों ने गलतियां नहीं की, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इन गलतियों को हमने करना भी नहीं। तो इसलिए जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ ये इशारे, ताकि मेरे बच्चे यहाँ पे सब्सक्राइबर का ही नाम आना चाहिए, सब्सक्राइबर्स का नाम नहीं आना चाहिए। कहता है द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल नॉमिनेट अ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द सोल मेंबर। देखो, जब वो जिंदा है तो ये मेरे बच्चे, ये जो नॉमिनी होगा ये नहीं आएगा बीच में। ये कब आएगा वाला? हाँ, आफ्टर द डेथ। कहता है द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल नॉमिनेट अ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द सोल मेंबर। वो जो अकेला मेंबर होगा, उसके मरने पर ये जो जिस बंदे को नॉमिनेट किया होगा वो सामने आएगा। शेल बी रिस्पॉन्सिबल टू, ये ना हो कि उसकी जिंदगी के अंदर ही आके वो कहेगा मैं मैनेज करूंगा और तेरी सारी प्रॉपर्टी मैं तेरे बच्चों में ट्रांसफर करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे। तो मरना उसका जरूरी है इसके नॉमिनी के आने के। तो इसका मतलब नॉमिनी खुद भी कुछ इस तरह की हरकत कर सकता है। इसलिए कोशिश करो ना ही बनाओ सिंगल मेंबर कंपनी। उसने कहा कि चल, जब तक जैसे वो हमारी निगरान हुकूमत होती है, वो कहते हैं कि ये हुकूमत हटे, नए इलेक्शन अनाउंस हो, हम निगरान हुकूमत ले आएंगे, और निगरान वाले फिर कब्जा ही करके बैठ जाते हैं, वो इलेक्शन ही नहीं करवाते हैं। वो जब तक इलेक्शन नहीं करवा रहे होते उनकी यैशी होती है, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों पहले हुआ है या पाकिस्तान के अंदर। कहते हैं कि अब ये होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नॉमिनी पर्सन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, ये पूछेगा पेपर में। कहते हैं कि ट्रांसफर द शेयर टू द लीगल heirs ऑफ द डिसीज सब्जेक्ट टू द सक्सेशन टू बी डिटरमिन्ड अंडर द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम एज पर देयर रिस्पेक्टिव लॉ। वही बात मेरे से, और एंड है साथ, और नहीं है, मतलब साथ एक और जिम्मेदारी भी है। और वो क्या है? मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी एज ए ट्रस्टी। ट्रस्टी आपको पता है कि जस्ट मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस बंदे के पास, लेकिन जिस इदारे को मैनेज कर रहा हो उसका बेनिफिशियरी कोई और होता है। यानी कि इस इदारे के हकीकी जो मालिक होंगे, जो बेनिफिट जाएंगे उसके वुरसा को ही जाएंगे। ये जस्ट क्या करेगा? ट्रस्टी के तौर पे उसको मैनेज करेगा। ये नहीं है कि मालिक के तौर पे उसको मैनेज करेगा। तो बेनिफिशियरी उस वक्त भी कौन होंगे? उसके वुरसा ही होंगे। कहते हैं कि मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी एज ए ट्रस्टी टिल सच टाइम द टाइटल ऑफ शेयर्स आर ट्रांसफर। यानी कि जब तक शेयर ट्रांसफर नहीं हो जाते, 10 ट्रस्टी के तौर पे उस बिजनेस को मैनेज करेगा। कहते हैं प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ट्रांसफर इज मेड टू मोर देन वन लीगल ईयर the company shall cease to be single member company and comply with the provision related to the conversion to the private company। वो कन्वर्जन हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन अब जाहिर बात है, अब वो क्या करेंगे? अपने आर्टिकल दूसरे चेंज करेंगे। उस आर्टिकल में मैक्सिमम मेंबर्स की तादाद 50 कर देंगे कि 50 तक हो सकते हैं। शेयर ट्रांसफर करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगी, और उसके बाद पब्लिक में जाके शेयर ऑफर नहीं कर सकते। तो सब लोग कौन सी बन गई? अदर देन सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी बन गई। याद रखोगे इन बातों, मुश्किल तो नहीं ना? अभी अभी हमने किसको डिस्कस किया? सिंगल मेंबर कंपनी। कोई एक बंदा सिंगल मेंबर कंपनी बना सकता है, लेकिन बनाते वक्त किसी को अपॉइंट करेगा? किसको?
नॉमिनी एक नॉमिनेट भी करेगा किसी बंदे को, ये नॉमिनी मेरे बच्चे उसके मान लो कि जब ये कंपनी बन जाएगी उसके 10 साल के बाद आ जाएगा सामने, आज 20 साल के बाद, 200 साल के बाद, 500 साल के बाद, जो मर्जी, अगरचे लग रहा है कि सर पक्की बात है 100 साल तो बहुत ज्यादा होता है, जैसे अज्यूम कर लो आज से 100 साल बाद, अल्लाह करे जो भी है, जो भी मामला हो और जितनी भी हो ईमान वाली हो, तो मेरे बच्चे 100 साल के बाद हम सब लोग यहाँ पे नहीं होंगे, तो सर कहाँ पे होंगे? अब अगर तो मेरे बच्चे आपने कोई बहुत अच्छा कोई पीर रखा हुआ तो फिर सीधे जन्नत में, अगर जरा थोड़ा सा पीर हौले किस्म का है तो शायद कभी रास्ते में भी भटक रहे होंगे, जन्नत का रास्ता ढूंढ रहे होंगे, हैं, तो ये मामला है। खैर कल एक सुन रहा था, वो कहता है कि ये जो पीर हैं ये दोजख में अपने मरीदों को ढूंढेंगे कि हमारा कोई मरीद दोजख में तो नहीं चला गया, तो ये मरीदों को रहने नहीं देंगे दोजख के अंदर। खाली यही नहीं कि मरीदों को, मरीदों के साथ आगे जो उनका जिनका कोई साथ जो बैठने वाले उनको भी दोजख मौजे नहीं, कहीं कोई ना कोई तो हमारे दोस्त हैं ये जो पीरों को मानते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका पीर अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। वैसे ये नहीं मैं उसलिए आज ईमान के साथ कह रहा हूँ, यानी कि मौजे हैं यार, वैसे लेवल है, यानी कि दोजख भी इन्नी आगे ਦੇ भजे फिरने होंगे उसे पीर हैं ते ढूंढ रहे होंगे अपने मरीदां ਨੂੰ, ਤੇ ਮਰੀਦ ਗਏ ਕਿਉਂ दोजख ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ नहीं हो काम नहीं है, लेकिन वरना लेवल कितनी सस्ती है जन्नत यहाँ, है ना? थोड़े से गंदे बन जाओ, कई दिन नहाओ ना, तो आप कहीं ना कहीं किसी अच्छे ओहदे पे चले जाएंगे। ऐसे ही ना, वो गंदे इंतहाई बदबूदार लोग होते हैं, कुछ लोग बैठे हुए, वो लोग उनका कहते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, ये पता नहीं ये अल्लाह ताला से मिलाने वाला बंदा है, वहाँ पे सफाई तो सबसे पहले निसफ में मान रखा गया है, तो ऐसे बंदे क्या करते होंगे। इसी तरह हमारे ही मुल्क में नहीं, माशाल्लाह पूरा जनूबी एशिया है, खासतौर पे ये जो बरसगीर पाको हिंद है, ये सारे जो शोशले हैं ना मेरे बच्चे, वो सारे यहीं पे हैं, जो इन लोगों ने माहौल बनाया हुआ। माजरत के साथ अगर मैं कह रहा हूँ कि अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक रखो, उसके लिए है आप उन लोगों की सोबत में बैठो जो बेहतरीन लोग हैं जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, लेकिन अल्लाह माफ करे जहाँ पे कुछ सीखने को ना मिल रहा हो तो मेरे बच्चे ऐसे लोगों की सोबत से तो आपको मना किया गया है कि ना बैठे। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि माजरत के साथ कुछ ऐसी वैसी बात कर दी, लेकिन मैं इससे तसल्ली दे रहा था कि मेरे बच्चे देखो ढूंढ लेंगे हमारे पीर साहब हैं कहाँ पे, हम जन्नत सॉरी जहन्नम में कहाँ पे जल रहे थे उस वक्त। ले बेटा, लिमिटेड बाय शेयर्स आर गारंटी आर अनलिमिटेड कंपनी। एक दफा नमाज पढ़ने मस्जिद गया, एक छोटा सा ना यहाँ पे वो है ना, वो पोलो वालों की शर्ट होती है, तो उसमें ना एक छोटा सा एक घोड़ा और उसके ऊपर एक वो पोलो वाला एक छोटा सा है हल्का सा, तो मौलाना साहब मुझे लेकर बैठे रहे, वे बड़ी देर समझाते रहे हैं कि देखें आपने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, ये जो काम किया भाई, अब मान लिया उस बात को कि ठीक भाई गलती होगी, कि इस तरह का मामला। लेकिन भले मैं कहना चाह रहा हूँ उस वक्त फिर ये भी था कि टीवी घरों से निकलवा दिए जाते थे, जिस बंदे के घर गांव में टीवी आ जाता था लोगों को कहा जाता था इससे ताल्लुकात खत्म कर दो, इसके घर में शैतान है। अब माशाल्लाह हर मौलवी का अपना यूट्यूब चैनल है, तो लेवल नहीं हो गया वैसे, समझो बाहर कि आखिर रौला की है क्यों इस तरह किया जाता है, क्यों खुदा ना खासा इस्लाम का एवं का इमेज ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਰਾਗਬ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ सख्ती मुश्किल पैदा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ले बेटा, कहता कि लिमिटेड बाय शेयर्स हार, क्योंकि वो अब सारे वो जो मौलवी हैं वो सारे उनके अपने अपने वो फेसबुक के ऊपर इधर उधर सारे माशाल्लाह हम टका टका के दिल वाले निशान बना रहे होते हैं उनकी वीडियोस के ऊपर। क्या करें भैया, हमारे मौलवी हैं। कहता कि लिमिटेड बाय शेयर्स आर गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, ये बचपन में हमने डिस्कस कर लिया कि भैया एक कंपनी फॉर्म्ड एज अबव मे बी ए कंपनी विद और विदाउट लिमिटेड लायबिलिटी, दैट इज टू से यानी कि लायबिलिटी लिमिटेड वाली भी हो सकती है, बगैर लिमिटेड लायबिलिटी वाली भी हो सकती है। अगर मान लो कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, अनलिमिटेड पुरानी बात उसने जस्ट आपको याद दहानी के तौर पे बताई। लो भैया आ गया टाइम जब प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर कुछ कंपनी बनाना चाहते हो तो कंपनी बनाने का प्रोसेस क्या हो। देखो मेरे बच्चे एज्यूम कर लो ये सारे लोग ना सोच रहे हैं ऐसा करते हैं, कोई कारोबार करते हैं लेकिन साथ अपनी लायबिलिटी भी लिमिट करते हैं, तो लायबिलिटी लिमिट करना चाहते हैं और कारोबार भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको कंपनी बनानी पड़ेगी, कंपनी के तौर पर रजिस्टर करना पड़ेगा। अब कंपनी ये तो पता कि जिस दिन बन जाएगी कंपनी, जिस दिन बन जाएगी वो कंपनी खुद क्या बन जाएगी, एक इंसान, और एक इंसान की जो शनाख्त होती है उसका नाम होता है। एक नाम को जो हम एक इंसान को जो हम जानते हैं वो उसके नाम से जानते हैं, जैसे मान लो नवाज शरीफ जरदारी, तो हम क्या करते हैं इनकी जो शनाख्त है वो इनके नाम है, ऐसे ना मेरे बच्चे, तो नाम से हम शनाख्त करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, और उनकी जो भुट्टो की नस्ल खत्म हुई, जरदारी ने अपने बच्चों के नाम के साथ लफ्ज भुट्टो, ताकि वो जो शनाख्त है भुट्टो वाली वो चलती रहे, तो भुट्टो जिंदा ही रहे।
अब वो मान लो कि जरदारी के नवासे हुए हैं, उन्होंने उसका उसका भी माशा उसके नाम के आखिर के ऊपर भुट्टो लगाया है, ताकि भुट्टो इसने नहीं मरना, ये सारा पाकिस्तान मार के ही मरेगा भुट्टो। लिमिट प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो देखिएगा, कहता कि जब आप कंपनी बनाने जा, अब देखिएगा, जब आप एक इंसान को दुनिया पर लेकर आने जा रहे हो, एक ऐसा एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाओ, अब इस आर्टिफिशियल पर्सन को सबसे पहले जो चाहिए वो एक नाम चाहिए। कहता कंपनी बनाने वाले जब कंपनी बनाने का सोचेंगे, सबसे पहले जो उन्होंने सोचना है उस कंपनी का नाम सोचना है, क्योंकि जब वो कंपनी बन जाएगी तो वो एक इंसान है और इंसान का कोई ना कोई नाम होना चाहिए। इसलिए जब आप कंपनी बनाने जा रहे हो सबसे पहले क्या सोचना है, उसका नाम। और फिर जाहिर बात है, जब नाम बनेगा तो फिर आपने बाकी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, जैसे मेमोरेंडम तैयार होगा, आर्टिकल तैयार होंगे। मेरे बच्चे, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उस कंपनी का नाम होगा तो बनेंगे ना। नाम जैसे आप आई कैप को डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, क्या आपका उसके ऊपर नाम होता है? तभी उसको रजिस्टर करवाते हैं। क्या जब हमने कंपनी रजिस्टर करवानी है, क्या कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे क्या उनके ऊपर नाम नहीं होना चाहिए? नाम हो। तो इसलिए जब कंपनी बनाने जा रहे हो, जो सबसे पहला काम करते हो वो कौन सा होगा? उस कंपनी का नाम। आगे नाम के भी तरीकाकार हम सीखेंगे, यानी कि जो मन है आपका नाम रख लो है। मान लो कि आप भी अपनी कंपनी बनाने जा रहे हो, उसका नाम मान लो कि नेस्ले रख लो है या एंग्रो रख लो, ऐसे थोड़ी है, वो तो कंपनी ऑलरेडी बनी हुई। उसका पूरा आगे तरीकाकार डिस्कस करेंगे कि नाम ये आम इंसानों वाले नहीं है। मान लो कि नवीद है, मैं जब अपना रिजल्ट ढूंढा करता था, कोई 100 नवीद होता था बीच में है। इसका मतलब सिर्फ आई कैप के चांस 100 बच्चों में से अच्छे खासे नाम नवीद हुआ करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन कंपनी में ऐसे नहीं होगा कि वहां पे हर दूसरे बंदे ने अपना जो नाम है वो इस तरह रखा हो मशहूर बंदे के नाम पे। ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे। लेकिन ये नहीं मैं कह रहा, पता नहीं कोई घर वालों को कोई मशहूर बंदा नजर आया कि नहीं, उन्होंने रख लिया होगा जैसे आप लोगों का। कोई इमरान खान है यहाँ पे बैठा हो? ले बेटा, कोई नवाज शरीफ? यकीन कर लो उन लोगों ने कभी के, नवाज शरीफ बहुत अच्छे काम करता था, लोग उसकी मोहब्बत में अपने बच्चों के नाम रखा करते, सच्ची बता। इसमें बहुत अच्छा कि जब खास तौर पे वो एटमी धमाकों वाला मामला सारा कुछ, तो लोग रखते थे उस वक्त। लेकिन अब वो बच्चे बड़े हो गए होंगे, यकीन कर ले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे होंगे। ले बेटा, मैं अक्सर सोच रहा था इस तरह बेचारों का क्या बन रहा होगा। ले बेटा, लोग नवाज शरीफ को गालियां दे रहे होंगे, बेचारा वो पास खड़ा हुआ सुन रहा होगा, जो जिसने उसको भी गालियां देनी होगी वो नवाज शरीफ को सामने रखे गाली निकाल। बस सारी बातें जात उधर ही नहीं। ले बेटा, पर अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी, सबसे पहले क्या सोचना है? नाम। नाम आपने रख लिया, उसके बाद मेरे बच्चे आप क्या तैयार करेंगे? डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में कौन से होंगे डॉक्यूमेंट्स? मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन, ऐसे मेरे बच्चे। और यहाँ पे कुछ और भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी होंगे मेरे बच्चे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जाके किसको जमा कराने होंगे? रजिस्ट्रार। याद रखना, जो कंपनी हम बनाते हैं वो एससीसीबी के पास जाके नहीं बना रहे होते, वो कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? रजिस्ट्रार। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लेके जाके जमा कराएंगे रजिस्ट्रार को। अगर रजिस्ट्रार मेरे बच्चे उन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई हो गया, वो क्या कर देगा? हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड कर देगा। जिस दिन हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, वो खुद से एक अलग इंसान बन जाएगी जो अपने मालिकों से अलग हो। तो प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या होगा? प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन यूजुअली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स: गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल है। हाँ, एक और ये बात मैंने आपको नहीं बताया, सबसे पहले नाम सोचना है। नाम खाली सोच नहीं लेना, भी हमने डिस्कस किया था। उस नाम को आपने रजिस्ट्रार के पास अप्लाई क्या करेंगे? सर हम अपनी कंपनी का ये नाम सोच रहे हैं, क्या ये नाम अवेलेबल है? क्योंकि जो ऑलरेडी कंपनी बनी होगी ना, तो वैसा नाम, ना ही उनसे मिलता जुलता भी नहीं रख सकते आप, वैसा तो बड़ी दूर की बात। तो हम रजिस्ट्रार को नाम सोच के रजिस्ट्रार को अप्लाई किया करेंगे। आजकल तो ऑनलाइन होता है, आप ऑनलाइन जैसा होता है ना, वो जब आप अपना कोई वो कर रहे होते हैं, साइन अप कर रहे होते हैं कहीं पे, वहाँ पे ईमेल वगैरह जब बना रहे होते हो, चल मान लो कि जीमेल ही वहाँ पे अकाउंट बना रहे हो अपने, तो जब आप अपना देते हो वहाँ पे आईडी, तो वो बता रहा होता है ये ऑलरेडी, और फिर आप पता नहीं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हो, वो भी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। मोहल्ले का नाम लिखते हो, वो भी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो समझ नहीं आ रहा था कि बंदा, यार सारी दुनिया पता नहीं यहीं पे पहुंची हुई है, और जो आपने सोचा किसी और ने भी तो सोचा होगा ना। जैसे जस्ट एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे एक बेसन लगा हुआ, उसके साथ एक तौलिया पड़ा हुआ, तौलिया का तो पता ना। अब हम पता क्या करते हैं, हम बड़े सियाने होते हैं, हाथ धो के ना तौलिए में कोई ऐसी जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे खुश्क हो। भाई जहाँ पे आप जा रहे हो वो ऑलरेडी वहां से, वो मान लो कि किसी ने हाथ साफ किए होते हैं, भाई जितने के सियाने यहाँ पे, कोई दूसरा सियाना नहीं होगा है। तो इसलिए जनरल में बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर भी ऐसा ही मामला है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे, अब आपने क्या करना है, जो नाम सोच लिया वो नाम आप क्या करेंगे? ऑनलाइन भी चेक करवा सकते हैं या रजिस्ट्रार को अप्लाई कर दो कि सर ये बता दें नाम अवेलेबल है। तो आपने नाम सोच के उसकी क्या करनी है? उसकी अवेलेबिलिटी भी कंफर्म करनी है रजिस्ट्रार से। उसके बाद आपने क्या करना है? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स तैयार करने हैं अलॉन्ग विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जाहिर बात है कि उसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, मेमोरेंडम आर्टिकल साथ कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। कहता है कि और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को उठा के लेके जाके किसको जमा करवा देना? रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई हुआ तो वो क्या कर देगा? आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड कर देगा। अब अगली बात इंतहाई है, अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए उसकी निशानी क्या होती है?
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी कि जब आप देखो कल इंशाल्लाह आप सीए कर जाओगे, जब सीए कर जाओगे किसी बंदे को बताओगे मैं सीए हूँ, वो जाहिर बात है वो मानेगा नहीं। मैंने पहले तो मेरे बच्चे आपके पास क्या एविडेंस होगी, क्या वाकई वो सर्टिफिकेट होगा। ये देखो भैया तुम मुझ पे तो एतबार नहीं कर रहा, मेरी शक्ल देख रहा तू, सर्टिफिकेट देख। तो मेरे बच्चे जब वो सर्टिफिकेट देखेगा पक्की बात है वो क्या, क्योंकि शक्ल में लिहाज से करो, छोटे से बच्चे होंगे आप, इतने से बच्चे उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के फिर रहे होंगे, तो सारी बात है किसी ने भरोसा थोड़ी करना है। तो मेरे बच्चे इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ वहां पे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये देखो भैया सर्टिफिकेट है मेरे पास। तो यहां पर भी अगर कोई कंपनी बन गई, उस कंपनी की कंक्लूसिव एविडेंस क्या होगी कि कंपनी वाकई ही रजिस्टर्ड हो गई है, बन गई है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट का नाम आपने पक्का याद रखना है, इतनी दफा आएगा आपकी सोच। ऑफ ए कंपनी अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड दैट आल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद। लो भैया आज के बाद अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले कंपनी रजिस्टर्ड करानी हो तो उसके उसके प्रोसेस बताओ, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, नाम सोचना है, खाली नाम सोचना है, उसकी अवेलेबिलिटी भी कंफर्म करनी है एससीसीपी से, एससीसीपी से, रजिस्ट्रार से। ये छोटी छोटी बातें मेरे बच्चे आपको कहीं ना कहीं आ जाएंगी पेपर के अंदर। तो नाम सबसे पहले सोचना है, उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी रजिस्ट्रार से, और जब नाम सोच लिया उसके बाद आप डॉक्यूमेंट तैयार करने शुरू कर दो। सोच लिया कंफर्म हो गया नाम यही है, अब उस नाम के मुताबिक क्या करने शुरू कर दो, मेमोरेंडम, आर्टिकल और बाकी जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करने शुरू कर दो। जब डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार कर लिए, क्या तैयार करके अपने पास ही रखे, उनको क्या करना है, रजिस्ट्रार को फाइल करना है। यहाँ पे चाहे उसको चाहे ये कह दो सबमिट करना है, चाहे फाइल करना है, एक ही बात होता है। फाइल करने का मतलब भी क्या होता है, जमा करवाना। तो डॉक्यूमेंट्स को जाकर रजिस्ट्रार को जमा करवा दोगे। जब रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दोगे तो क्या आपकी कंपनी बन गई? क्या आप मान लो कि वापसी पे आते हुए मिठाई ले आएंगे कि डॉक्यूमेंट्स दिया है, कंपनी बन गई? बल्कि मेरे बच्चे कंपनी कब बनेगी, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हुआ तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। वो सर्टिफिकेट का नाम क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो इस बात की कंक्लूसिव एविडेंस होगी कि आपकी कंपनी वाकई ही रजिस्टर्ड हो गई है। क्या रखोगे, कितने स्टेप्स हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के? 4। नाम, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, जमा करवाना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मुश्किल बात है लो बेटा। अब आई कैप ने सवाल जो पूछा, आई कैप इतना अच्छा तो है, आई कैप ने जो सवाल पूछा उसने कहा कि जब हम कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे होते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन हम रजिस्ट्रार को जमा करवाते हैं। बड़े अजीब तरीके से उसने सवाल पूछे। अब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने वहां पे प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताना शुरू कर दिया। भैया वो पागल है, आपको नंबर देगा इस बात को। उसने लफ्ज क्या पूछा। अब इसलिए हम हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, भैया आप क्या किया करो, आई कैप की किताब को पढ़ा कर। अब देखेंगे जब हम पास पेपर करेंगे, आई कैप ने सिर्फ इस लफ्ज के ऊपर, ये 2 अल्फाजों के ऊपर सवाल बनाया पूरे का, कि वो कौन कौन से इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम कंपनी बनाते वक्त रजिस्ट्रार को, वो तो प्रोसेस है पूरे का पूरा, उस प्रोसेस में एक पॉइंट है सिर्फ कि आप मेमोरेंडम, आर्टिकल और प्लस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्ट्रार को जमा करवाओ। तो बाकी सारा लिख रहे होंगे, उसका तो फायदा ही कौन। वो शायद आधा नंबर दे देगा आपको, 4 नंबर का था तो शायद वो क्या करेगा, आपको आधा नंबर दे देगा। वो भी शायद तरस खा के, बनता तो वो भी नहीं, क्योंकि आपने सवाल ही गलत समझा। अब मान लो कोई सौखी किताब हो, तो सौखी किताब वाला शायद बंदा क्या करे, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, शायद यहीं से पॉइंट ही थोड़े से शॉर्ट करके लिखा, क्योंकि वहां पे तो किताब को कम करना होता है। जब किताब को कम कर रहे होंगे तो शायद ये अल्फाज ऊपर अवेलेबल ही नहीं हो। जब अवेलेबल नहीं होंगे तो पढ़े नहीं होंगे, जब पढ़े नहीं होंगे तो मेरे बच्चे वहां पे बच्चा लिखेगा कैसे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई, जब एक एक लफ्ज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोशिश करनी है आपने सौखी किताब नहीं बल्कि औखी किताब पढ़नी है। अगरचे इस किताब पे होंगे लिखी हुई लाइन ऊपर वाली, ऐसे ही है, पक्की बात है। चलो, क्योंकि ये सौखी किताब है, आई थिंक रंगत से लग रहा है इसकी सौखी है ना। लेवन कहता है कि देयर शैल बी फाइल विद द रजिस्ट्रार एन एप्लीकेशन ऑन द स्पेसिफाइड फॉर्म कंटेनिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स। बस इस चीज के ऊपर उसने सवाल बनाया कि जब हम कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो रजिस्ट्रार के पास हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, वो बता दें। वो ये वाले हैं, ये प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं है, ये जस्ट वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं उन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे 2 सवाल है, एक तो प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन और दूसरा वो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आपने जो रजिस्ट्रार को जमा करवाने। अब वो कौन कौन से मेरे बच्चे, पहले तो जरा देखिएगा। कहता है कि फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी नेमली ए डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी 2017 इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला पॉइंट उसने क्या बताया, कहता है एक आप डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। कि भैया इस कंपनी को बनाने के लिए कानून की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कंपनी एक्ट 2017 की, हमने सारी पूरी कर दी। एक तो ये होगा डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। और दूसरे नंबर पे कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर ड्यूली विटनेस एंड डेटेड। यानी कि डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन पूछा ना, मेमोरेंडम भी है उसमें, आर्टिकल भी है। जब मेमोरेंडम और आर्टिकल हम बना रहे होंगे उसके साथ मजीद ये 2 अल्फाज सेम ही है। वो कौन से हैं कि इसके ऊपर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर मेरे बच्चे
कहता है कि एसोसिएशन ऑफ द प्रपोज कंपनी हम क्यों बोल रहे हैं, वाला इसको भी बड़ी नहीं। कहता आपने जो कंपनी अभी बनी नहीं उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर सारे जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया था, देखो हमने डिस्कस किया था कंपनी बनाने वाले प्रमोटर्स होते हैं, फिर जब कंपनी का मेमोरेंडम हम तैयार कर रहे होते हैं, जब उसमें मेमोरेंडम की बारी आती है तो मेमोरेंडम एक क्लॉज पढ़ेंगे आगे जाके जिसका नाम होगा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। जब उसकी बारी आएगी हम लोगों की तरफ मुखातब होंगे, हम कहेंगे भैया अब ये क्लॉज लिखने जा रहे हैं, इस क्लॉज की रिक्वायरमेंट है कानूनी तौर पे कि जो जो लोग इस कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं वो अभी नाम लिखवाएं, और जो साथ शेयर भी बताएंगे। तो मेरे बच्चे वो जिन लोगों ने उस वक्त अपने नाम बताए होंगे, साथ शेयर्स के भी बताया होगा कितने कितने लेना चाह रहे हैं उस प्रपोज कंपनी की जो भी नहीं बनी, और साथ उन्होंने क्या उनके नाम लिखे गए होंगे, साथ उन सबसे साइन भी करवाए गए होंगे, और उनके वहां पे क्या होंगे, विटनेस भी होंगे, शहादत भी, कोई वकील वकूल इस तरह के लोग भी होंगे जिनकी मौजूदगी में ये सारा काम कर रहे होंगे, और उसके ऊपर तारीख भी लिखी आ रही होगी मेमोरेंडम के ऊपर। सेम मेरे बच्चे आर्टिकल एसोसिएशन, ये कुछ और लिखा हुआ है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाकर। साइन बाय द सब्सक्राइबर ड्यूली विटनेस एंड डेटेड, उसी तरह। अब ये ऑप्शनल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये अभी थोड़ा सा देखो, वैसे चैप्टर नंबर 2 में जाके इसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लो कुछ कंपनीज आगे जाके हम देखेंगे ऐसी कंपनीज भी होंगी जिनको कानून ऑप्शन देगा, चाहे तो अपने खुद के आर्टिकल्स बना के लेकर आओ, चाहे हमारे पास बने बनाए भी पड़े हैं, चाहे इन्हीं को आर्टिकल्स के तौर पे अडॉप्ट करें। ये जो ऑप्शन है ये नहीं कि कोई कंपनी ऐसी भी होगी शायद उनको ऑप्शन होगा वो आर्टिकल बनाए या ना बनाए, ना ना, कोई भी कंपनी बगैर मेमोरेंडम और आर्टिकल के रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती। मेमोरेंडम तो हर कंपनी का अपना होगा, वो तो किसी का हो ही नहीं सकता कि पहले से हमने बना के रखा हो। वो तो हर कंपनी का अपना नाम होगा यूनिक, उसके अपने सब्सक्राइबर होंगे, वो तो हर कंपनी अपने लिहाज से बनाएगी। लेकिन आर्टिकल में क्या होते हैं, बोला रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम ही होते हैं, और वो कौन सी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, इनके जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल में रूल एंड रेगुलेशन वो मोस्टली सेम ही होते हैं। तो इसलिए क्योंकि ज्यादा कंपनी होती ही लिमिटेड बाय शेयर वाली है, इसलिए कानून ने पहले से कुछ इनके आर्टिकल बना के रखे हुए, यानी कि जितने भी रेलिवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं ना डॉक्यूमेंट्स के अंदर बना के रखे हुए। कहते हैं या तो अपने खुद के बना लो, या आपके पास ऑप्शन आगे हमें सिर्फ ये कह दो ये जो पहले ही कानून ने बना के रखे हुए यही हमारे आर्टिकल्स हैं, तो वही आपके आर्टिकल्स बन जाए। तो ये वो वाला ऑप्शन है मेरे बच्चे, ऑप्शन फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ये किस चीज का ऑप्शन है, चाहे खुद के आर्टिकल बना लो, अगर खुद के नहीं बनाते तो बने बनाए पड़े हैं उनको अडॉप्ट कर। याद रखोगे इस बात को, ये ऑप्शन किस चीज का, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल वाली कंपनी के लिए आर्टिकल्स का, चाहे तो खुद के बना लो, अगर खुद के नहीं बना रहे, अच्छा आपने खुद के भी नहीं बनाए, मान लो कि हम ये सीएफई को शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, हम रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं, एक सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, उसके बाद एक मेमोरेंडम होगा। जब आर्टिकल्स की बारी आई ना तो हमने खुद बनाए और हम सिर्फ बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स का पलंदा लेकर रजिस्ट्रार के पास चले गए, जाके फाइल कर दिया, रजिस्ट्रार ने जब वो सारा देखा होगा आर्टिकल नजर ही नहीं आ रहे, तो बाय डिफॉल्ट हमारे आर्टिकल्स कौन से बन जाएंगे, वो जो कानून ने बना के रखे। क्योंकि बगैर आर्टिकल्स के कोई कंपनी रजिस्टर्ड, वो समझ आएगा कि अगर इन्होंने कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं, ये हमारे बने हुए आर्टिकल्स को ही अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। याद रखोगे, खुद के बना लो, जब बने बनाए अडॉप्ट कर, याद रखोगे। तो आर्टिकल एसोसिएशन ऑप्शनल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वाले चाहे खुद के बना के लेके चले जाए, चाहे उनके पास बने पड़े उन्हीं को कहते हैं हम उन्हीं को अडॉप्ट कर रहे हैं। वही बात, साइन बाय द सब्सक्राइबर ड्यूली विटनेस एंड डेटेड, जो मेमोरेंडम को साइन करते हैं सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, वही आर्टिकल्स को भी साइन करते हैं। और चौथे नंबर पे क्या होगा, एन एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश एंड नोटिफाइड। अब ये क्या है, देखो मेरे बच्चे, जब आगे हम डिस्कस करेंगे, जब कोई कंपनी बन जाती है ना, कंपनी एक इंसान है, उस इंसान के साथ भी लोगों ने कम्युनिकेट करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, तो उस खतो किताबत होगी। तो कंपनी एक इंसान, और कंपनी का भी एक एड्रेस होता है जिसके जरिए वो सारी दुनिया से खतो किताबत करती है, और कंपनी का वो उसको चाहे कंपनी का घर क्या है, तो मेरे बच्चे उसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ये हेड ऑफिस नहीं होता, लफ्ज ये नहीं बोला हेड ऑफिस, ना गलत हो जाएगा मेरे बच्चे, इसके लफ्ज क्या बोला करना, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो हर कंपनी का लाजमी तौर पर, ऑप्शनल नहीं है, हर कंपनी का लाजमी तौर पर एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। ये वो ऑफिस होता है जिसके जरिए कंपनी क्या करती है, लोगों के साथ जो भी मामला हैं वो इस ऑफिस के जरिए करती है। लेकिन ये तब होता है जब कोई कंपनी बन जाए, अगर कोई कंपनी अभी बनी नहीं तो उसका पक्की बात है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका घर नहीं होगा। तो जब तक ये कंपनी बनी नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्ट्रार को जमा करवा रहे हो, कल हो सकता है उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई डेफिशिएंसी हो, जैसे अभी सुबह एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ था, उसने क्यूईटी के टेस्ट के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसके उनको जो मैट्रिक की रिजल्ट कहा था उनको सही नजर नहीं आया, उन्होंने डेफिशिएंसी भेज दी कि भैया कोई विजिबल तस्वीर खींच के उसकी साथ अटैच करें, तो वो डेफिशिएंसी आ गई। अब वो मेरे बच्चे, अभी बच्चा रजिस्टर्ड तो नहीं, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे, उसने फिर वो क्या किया, उसको एक एक खास एड्रेस जहाँ पर भी उसकी डेफिशिएंसी वसूल, वो तो चाहे आजकल ऑनलाइन है, हमारे दौर में तो मेरे बच्चे एड्रेस होते थे, और सारे बच्चों ने जो एड्रेस दिया होता था कॉलेज का होता, बड़ा रेयर बच्चा होता था जो अपने घर का एड्रेस देता था, क्या बड़ा हौसले वाला, क्योंकि रिजल्ट हार्ड फॉर्म में,
सारा कुछ हार्ड फॉर्म में हुआ करता था, वो रिजल्ट सीधा घर जाता था। तो और बच्चे ने बेचारे ने जिसको पता होता था पेपर थोड़े से मारे, वो डाकिए का पता कर रहा, वो गलियों में रहता था रिजल्ट से एक दिन पहले, ताकि बंदोबस्त कर सके वो लेटर घर तक ना पहुंचे। और मजे की बात क्या है, इधर से रिजल्ट उसी दिन शाम को या अगले दिन लेटर घर। इसका मतलब क्या हुआ, वो रिजल्ट कहीं ना कहीं उसको लेटर को पोस्ट कर दिया करते थे उसी दिन, कराची से यहाँ पे लेटर पहुंचना, खुद सोचें, और इतनी जल्दी पहुंच जाना। तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट के फौरन ही क्या करते थे, लेटर को पोस्ट कर दिया करते, चलो भैया फौरन बच्चे के पास पहुंचा, और बच्चा यहाँ पे ढूंढ रहा था, और फिर आगे। और हमारे कॉलेज में ढेर पड़े होते थे रिजल्ट कार्ड्स के, यानी कि सारे बच्चे लिखते ही रिजल्ट का एक एड्रेस कहाँ का था, कॉलेज का, यहाँ पे। और फिर यहाँ पे फिर बच्चे शरारती हैं, जो बच्चा ऐसी ऐसी बात करता था उसका रिजल्ट पहले यहाँ से उठा के ले जाते थे, क्योंकि हम कौन सा एक एक बच्चे को दे रहे थे, ये कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पड़े होते थे यहाँ पे, उठाओ भैया अपनी मर्जी से, आपने एड्रेस लिखा है, सारे इकट्ठे पड़े हैं। और फिर एक बच्चा आता था, वो सारे अपने दोस्तों दोस्तों के इकट्ठे करके ले जाता था, फिर उनसे पूछता था रिजल्ट क्या है, फिर वो बताते थे गलत, फिर उनको ये सही बताता था। तो कमाल के काम हुआ करते थे मेरे। अब उन्होंने आपको बचा लिया, उन्होंने कह दिया कि हर बात वो होगी सॉफ्ट में, ऑनलाइन, तो बच गए मेरे बच्चे आप लोग। और अब तो कई ऐसे शहजादे हैं, अपना रिजल्ट फौरन से उसको डाउनलोड करके, उसको एडिट करके, उसमें सब कुछ सही करके शेयर कर देते। अभी थोड़ा सा मैं इसको वो कर दूं, म्यूट कर दूं ऑनलाइन वाले बच्चे। तो ये हाल होते हैं मेरे बच्चे का, यानी कि यहाँ पे बड़े भी शामिल हैं उसके अंदर, उसका रिजल्ट पढ़ें, क्योंकि मैंने कहा कि अगर किसी ने मैंने पूछ लिया ना, मैं तो भाई उसको सच ही बताऊं। हाँ ये है कि मैं उसको या तो बताऊं ही ना, या किसी ने मुझे वो कहा तो मैं फिर उसको सच ही बताऊंगा। मैं क्यों झूठ बोलूं इस मामले में, आपका अपना मामला है, उसको निबेड़ो, मैं भी अल्लाह माफ करे जहन्नम की थोड़ी सी आग सेक रहा हूँ, पता नहीं कितनी सेकनी पड़ेगी। ले बेटा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आपने जमा करानी है रजिस्ट्रार को, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार जो जमा करवाना है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन होंगे? चार तरह के, यहाँ पर भी चार तरह के मामला हैं। एक तो मेरे से एक कंप्लाइंस सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, और कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए अच्छा हम डिस्कस कर रहे थे, जब तक तो कंपनी नहीं बनी तो उसके वहां पे हम क्या करेंगे उनको, ताकि वो किसी तरह की कोई हमें कल डेफिशिएंसी आए या कोई मामला हो, वो हमें कोई लेटर भेज सके रजिस्ट्रार, उसके लिए हम उनको टेम्परेरी एक एड्रेस दे दिया करते हैं। ये उस एड्रेस की बात हो रही है। जब कंपनी बन जाएगी उसके बाद हमने क्या बनाना है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर वही यूज हुआ करेगा। क्या रखोगे इस बात को? तो हमने क्या करना है, जब तक कंपनी वो बनी नहीं, उस कंपनी का हम क्या कर देंगे, एक कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस दे देंगे, टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश एंड नोटिफाइड। वो हम देखेंगे अगले कितने दिनों में बना के हमने नोटिफाई करना होता है। तो भैया अभी तक आपने मेरे बच्चे यहाँ पे आज के दिन में कोई तीन चीजें पढ़ ली। एक तो सिंगल मेंबर कंपनी वाले मामला पढ़े कि बनाते वक्त नॉमिनी, और फिर नॉमिनी की जिम्मेदारियां पढ़ी आपने कि अफेयर्स को संभालेगा और उसके जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट करनी है उसका प्रोसेस क्या होगा। चार तरह के मेरे बच्चे स्टेप्स है उसके अंदर। सबसे पहले नाम और उसकी अवेलेबिलिटी रजिस्ट्रार से, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रजिस्ट्रार को जमा करवा देना है। और रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई हुआ तो क्या करेगा,
आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और वो क्या होगा इस बात की कंक्लूसिव एविडेंस होगी। उसके बाद मेरे बच्चे नेक्स्ट देखिएगा, हमने डिस्कस किया कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने रजिस्ट्रार को जमा करवाने हैं, डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन, वो भी 4 तरह के। कौन कौन से थे? सबसे पहले एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस कि हमने सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी। उसके बाद मेमोरेंडम, आर्टिकल और कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एक एड्रेस। टेस्ट अच्छा होना है, जो टेस्ट तो वापस करना है। तो बेटा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस, यही थे ना? मेमोरेंडम एक, आर्टिकल एक, डिक्लेरेशन एक, और रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस ने भी बोलना, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एक एड्रेस। तो बेटा ये सारे आपने किसको जमा करवा दिए? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हुआ तो वो क्या कर देगा? आपके मेमोरेंडम को रजिस्टर कर देगा। मतलब मेमोरेंडम को रजिस्टर करना मतलब कंपनी को रजिस्टर। जब वो रजिस्टर्ड हो गए तो आप मेरे बच्चे आपकी कंपनी बन गई, और एविडेंस क्या होगी? कंपनी बन गई। अब अगली बात एक और थोड़ी सी सुनिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रजिस्ट्रार को जमा करा दिए। अगर रजिस्ट्रार ने आपकी कहा, मैं देख रहा हूँ टाइम को, बेशर्म, मुझे पता है कभी अब मैंने ऊपर टाइम लिया आप लोगों से, मुझे बताओ, मुंडी तोड़वाने लगा था अपनी, कुछ हो जाता। ले बेटा, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप रजिस्ट्रार को जमा कराओगे, यार आप बहुत अच्छे बच्चे, तो सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को जमा करवा दिए। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड ना हुआ तो आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड करने से इनकार नहीं फौरन करेगा। तो वो कहेगा कि सर इसमें कोई डेफिशिएंसी है, उस डिफेक्ट को दूर करो। तो फिर आपने क्या करना? उस डिफेक्ट को दूर करना है। अगर डिफेक्ट दूर किया और फिर भी रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड ना हुआ, वो आपकी कंपनी को रजिस्टर करने से इनकार कर देगा। जब रजिस्ट्रार आपकी कंपनी को रजिस्टर करने से इनकार कर दे, क्या अब कोई ऑप्शन है उस कंपनी को रजिस्टर करवाने का? हाँ, इस रजिस्ट्रार के ऊपर इसका बड़ा भी है, जिसको हम एससीसीपी कहते हैं। फिर जिस दिन उसने इनकार किया, इनकार के 30 दिन के अंदर हम जाकर रजिस्ट्रार को अप्लाई कर, सॉरी, एससीसीपी को अप्लाई कर सकते हैं। देखो दोबारा जरा देखिएगा, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन हमने रजिस्ट्रार को जमा करवानी होती है। हमने डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन जिसमें कंप्लायंस सर्टिफिकेट था, या कंप्लायंस रिपोर्ट कह लो, मेमोरेंडम, आर्टिकल, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस, हमने रजिस्ट्रार को जमा करवा दिया। अगर रजिस्ट्रार इनसे सेटिस्फाई हुआ तो रजिस्टर कर देगा कंपनी को, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी हुई तो रजिस्ट्रार हमें कहेगा डेफिशिएंसी को रिमूव करो। जितने दिन कहेगा उतने उसमें लिखे होंगे, इसके दिन नहीं कि कितने दिनों में करनी है डेफिशिएंसी रिमूव, कहीं नहीं लिखा हुआ। तो जब कोई डेफिशिएंसी आ गई तो आपने उसको पूरा करना। अगर आपने डेफिशिएंसी पूरी कर दी या की नहीं, अगर कर दी उसने मानी नहीं, या आपने की नहीं, तो रजिस्ट्रार आपकी कंपनी को रजिस्टर करने से इनकार कर देगा। जब रजिस्ट्रार आपकी कंपनी को रजिस्टर करने से इनकार कर देगा, क्या अब आपके पास कोई और ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन है। जिस दिन इनकार करेगा, रिफ्यूज करेगा कंपनी को रजिस्टर करने से, उसके 30 डेज के अंदर हम इसके बाप के पास जा सकते हैं, जो कि एससीसीपी। और अगर एससीसीपी से भी इनकार हो गया, उसका फैसला फाइनल होता है। आप किसी कोर्ट में भी जाके चैलेंज नहीं कर सकते। ये ना कि उसका भी बाप है काजी फायजी साहब, वो जा रहा है, कल दफा हो जाएगा। अच्छा, आज मैं कहूंगा ना दफा हो जाएगा, मान लो कि ये वीडियो आज अगर जाती भी है काजी तक, कल तक जाएगी, कल उसका आखिरी दिन है, मुझे परसों कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि फैसला सुन रहे हैं। ये नहीं होगा तो ही अदालत लगेगी नाने पे, कोई नहीं सकता। ले बेटा, ये बात ही जैसा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने रीड करके आना है मेरे बच्चे, कहाँ तक? यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक मेरे बच्चे आपने क्या, बल्कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ तक आपने, क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ तक मेरे बच्चे आपने उसको रीड करके आना है। कल दोबारा यहाँ पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लो बेटा, टेस्ट लाजमी दिया करो, इसको ना छोड़िए। एमसीक्यूज है? अच्छा फिर खैर है, ये दे दे वापस। आज का टेस्ट लाजमी देखे जाना, और उसमें टाइम लगेगा, मैं बता रहा हूँ पहले। लिखना है, लिखते जाइए, मैं बता रहा हूँ, चाहिए एक एक लाइन के सवाल हैं, लेकिन लिखने हैं आप। ओए होए होए ओ यार, कैमरा पता नहीं कौन सा चल रहा था, वो देख, वो कैमरा तो है ही नहीं था इस पूरी क्लास में। किसने लगाई है ये क्लास? पी के बैठा हुआ यार।